आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम अक्सर सुनते हैं इन अकाउंटेंसी इन ऑडिट वन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बच्चों को समझ में नहीं आता व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो मैं एक बहुत ही क्लियर एंड वेरी इजी वे में समझाना चाहूँगा ये व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये कहता है कि जो दिखता है उसको इम्पोर्टेंस दें, ना कि उसकी लीगल फॉर्म को। मतलब ये हुआ कि जो आपको आंखों से दिख रहा है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि कागज़ों पे जो दिख रहा है उसका रियल अपीयरेंस कुछ और होगा। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जो असल में दिख रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म, लीगल फॉर्म, राइट। इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, दो एग्जांपल, रेदर आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स। नंबर 1, सपोज कीजिए कि आपको अपना बुक्स 31 मार्च को क्लोज करना है और आपकी जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो सिस्टर कंसर्न है उसको 31 मार्च को आपने सेल कर दिया, राइट। जब आपने 31 मार्च को सेल कर दिया तो आपकी रेवेन्यू बढ़ गई, बट वो सेल नेक्स्ट ईयर में जा कर के अप्रैल को वो सेल रिटर्न हो गया, राइट। तो इन दोनों इवेंट को अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है सिर्फ सेल को इन्फ्लेट करने के लिए किया गया था। तो इस सेल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल अप्रैल में जाकर के रिवर्स हो गया, राइट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को जब ऑडिटर्स ऑडिट करने जाते हैं, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लुक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, व्हाट इज द रियल सब्सटेंस अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म विच इज अपीयरिंग, राइट। पेपर में कुछ और है बट एक्चुअल में क्या घटना घटी है, तो उस पर हमें एम्फेसिस देनी पड़ेगी। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में, ये बोलता है कि हमें हर ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसके लीगल फॉर्म पे, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शंस। सपोज कीजिए एक कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है उसके पास एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है, राइट। तो वो क्या करेगा, किसी एक कस्टमर को ढूंढेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको ये सेल कर रहा हूँ, कागज़ पे ये दिख रहा है कि उसने उस बिल्डिंग को सेल कर दी, बट सेल किया तो पैसे आ गए उसके पास, जो बायर है उसने पैसा दे दिया। अब इमीडिएटली वो एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करता है जो उसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। उसने रेंटल पे उसी प्रॉपर्टी को ले लिया। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिए, उस बिल्डिंग को खुद ओन कर रहा है, खुद प्रोसेस कर रहा है, सब कुछ वही है, उसी का ओनरशिप में है बिल्डिंग, बट कागज़ों में दिख रहा है कि उसने सेल कर दिया, उससे पैसे ले लिया और दोबारा जो रेंट एग्रीमेंट में एंटर करके उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। तो सेल जब किया वो तो अपने बुक्स में सेल बुक करेगा, प्लस रेंटल जो है उसको एक्सपेंस दिखा रहा है। बट फैक्ट अगर देखा जाए तो एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है ये। जो पैसा उसने सेल से लिया है वो एक लोन है, और जो वो रेंटल दे रहा है उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल रिपेमेंट भी हो सकता है। तो वी हैव टू ट्रीट दिस ट्रांजेक्शन्स एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, नॉट अ सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, राइट। तो सब्सटेंस ये कहता है कि आपने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करी है, और फॉर्म ये कहता है कि आप सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन्स में आप एंटर किए हैं। तो वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द फॉर्म, नॉट ऑन द लीगल फॉर्म, राइट। तो जो हमें दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, सारा कंट्रोल आपके पास है, बट बीच में वो ट्रांजेक्शन हो गया कि भाई आपने पैसे ले लिए उससे और आप एक मंथली EMI आप दे रहे हो एज अ रेंटल, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर कोई सपोज कीजिए कि एक कार है जो मैंने एक हायर परचेज के थ्रू परचेज किया। तो हायर परचेज का कंडीशन होता है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं तब आपके पास ओनरशिप आती है, राइट। तो ये तो है कि उसका फॉर्म है, दिख रहा है, जो लीगल अरेंजमेंट हुआ है इस तरह से है कि आप उसको EMI देते जाइए, राइट।
और जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तब आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, तो उस समय आप अपने एसेट को आपका हुआ। लेकिन अगर फॉर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या हुआ कि आप उस एसेट को ओन कर रहे हैं, सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास है। तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास है, इट मीन्स कि वो आपने परचेज कर लिया, जो सेलर है उसके पास से वो राइट्स खत्म हो गए, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ओनरशिप राइट्स हैज ट्रांसफर टू द बायर। तो इन दिस केस बायर हैज़ टू बुक दैट कार एज एन एसेट, सेलर को अपने बुक से उसको हटाना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ऑडिटर हैज़ टू सर्टिफाई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, राइट। ट्रू एंड फेयर तब होगा जब आपने हर ट्रांजेक्शन्स को उसके सब्सटेंस के ऊपर जो रिकॉर्ड करवाया है, ना कि लीगल फॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड करवाया है। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, राइट। तो this is one of the very important topic to understand by the accounts professionals, accounts fraternity accounts, जो भी है अकाउंट्स से रिलेटेड है, जो भी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं। और इसमें ऑडिटर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट all the transactions are reported based on the substance, not over form. Thank you very much.